प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक नए प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष प्रिय विद्यार्थियों उपस्थित हुआ हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा पहला प्रश्न गुप्त वंश का अंतिम प्रश्न आपको समझाता हूं। गुप्त वंश के पतन के क्या कारण थे, हैं? बाकी सारा मैंने गुप्तों के बारे में आपको विस्तृत विवेचना कर दी। तो पहला समझ लेना, गुप्त वंश के पतन के क्या कारण थे। पहला कारण कर दो, अयोग्य और अदूरदर्शी उत्तराधिकारी। अर्थात स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्तों में जितने भी शासक हुए, सारे के सारे शासक अयोग्य, मूर्ख, अदूरदर्शी थे। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। वे एक सुदृढ़ शासन प्रणाली की स्थापना करने में असमर्थ रहे। उनका अधिकांश समय सूरा, संगीत और मदिरा पान में व्यतीत होने लगा। ऐसे अयोग्य शासक इतने विस्तृत साम्राज्य की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ थे। इससे गुप्त साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। पतन का दूसरा कारण कर दो, गिरती हुई आर्थिक स्थिति। प्राचीन भारत के काल में, प्राचीन भारतीय काल में गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता था। लेकिन परवर्ती गुप्त शासकों के समय में लेन देन में कौड़ियों का इस्तेमाल अधिक होने लगा। राज्य की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक गिरावट आई और स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों, सोने के सिक्कों में तांबे की मात्रा अधिक मिलाई जाने लगी। स्कंदगुप्त के सिक्के वजन में भारी होने लगे। ये सब क्या है? ये सब राज्य की आर्थिक गिरती हुई स्थिति के परिचारक हैं। तीसरा पॉइंट प्रिय विद्यार्थियों कर दो। पहला पॉइंट हो गया अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा पॉइंट हो गया प्रिय विद्यार्थियों राज्य की गिरती आर्थिक स्थिति। गुप्त साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण ले लो, बौद्ध धर्म का प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभिक गुप्त शासक है वैष्णव धर्म या वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। लेकिन परवर्ती गुप्त शासकों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित थे। बौद्ध धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थे। इसीलिए अब इन गुप्त शासकों ने युद्ध की नीति त्याग दी, साम्राज्य के विस्तार की नीति त्याग दी, अहिंसा की नीति का अनुसरण करने लगे हैं। और इन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना था, जब हुन आक्रमणकारी मिहिर कुल ने नरसिंह गुप्त बालादित्य पर आक्रमण किया। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया, बंदी बना के जेल में डाल दिया। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी, उसकी मां भी बौद्ध धर्म की। अपनी मां के कहने पर नरसिंह गुप्त बालादित्य ने कारागृह से मिहिर कुल को छोड़ दिया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? बौद्ध धर्म का प्रभाव। पतन का अगला कारण ले लो प्रिय विद्यार्थियों, अगला कारण ले लो आप हुनों के आक्रमण। भारत पर सर्वप्रथम हुनों के आक्रमण गुप्तों के साम्राज्य पर हुए। प्रथम हुन आक्रमणकारी खुशनवाज स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से होती है। यद्यपि स्कंदगुप्त ने खुशनवाज को परास्त किया, लेकिन फिर भी उसने राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को अत्यधिक आघात पहुंचाया। उसके पश्चात तोरमान नामक हुन आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को क्षति पहुंचाई। और सबसे आतताई और सबसे क्रूर व्यक्ति कौन था? सबसे क्रूर व्यक्ति था मिहिर कुल। मिहिर कुल ने भारत में धार्मिक स्थिति को क्षति पहुंचाई, राजनीतिक स्थिति को क्षति पहुंचाई। उसने भारत में बहुत सारे बौद्ध विहारों, बहुत सारे बौद्ध मठों का सर्वनाश किया। इस प्रकार मिहिर कुल ने भारत को अत्यधिक क्षति पहुंचाई, गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। भारत पर होने वाले लगातार हुन आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अगला पॉइंट कर दो, परवर्ती गुप्त शासकों के साम्राज्य का विभाजन।
प्रारंभिक जितने भी गुप्त शासक हुए उनका शासन केंद्रीकृत था, शक्तिशाली शासक थे, पूरे उत्तर और दक्षिण भारत पर समान रूप से शासन किया। लेकिन स्कंदगुप्त के पश्चात जितने भी परवर्ती गुप्त शासक हुए वे सबके सब अयोग्य थे। गुप्त साम्राज्य का विभाजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मगध में गुप्तों का शासक कौन था? बंगाल में गुप्तों का शासक था नरसिंह गुप्त है बालादित्य। बंगाल में गुप्तों का शासक कौन बना? वैन्य गुप्त बना। मालवा में गुप्तों का शासक कौन बना? मालवा में मैंने बताया था भानुगुप्त का एरन अभिलेख। और मालवा में गुप्तों का शासक कौन बना? भानुगुप्त बना। इस प्रकार अब गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया, उनके अलग अलग शासन प्रणाली चलने लगी। यह भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। और अंतिम कारण प्रिय विद्यार्थियों गुप्तों के पतन में कर देना मालवा के शासक यशोधरा की विस्तारवादी नीति। मालवा का शासक था यशोधरा, वह गुप्तों के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। उसके गुप्त साम्राज्य पर होने वाले लगातार आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। याद रखना, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक था विष्णुवर्धन तृतीय। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त तृतीय। ये प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको गुप्तों के बारे में जानकारी पूरी की। एक एक चीज, एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी। 20 शब्दों के प्रश्न उत्तरों की भी मैंने विस्तृत विवेचना कर दी। बड़े प्रश्न उत्तरों की भी मैंने विस्तृत विवेचना कर दी। सिलेबस के अनुसार अब मैं एक नया प्रश्न उत्तर शुरू कर रहा हूं हर्षवर्धन के बारे में। वर्धन वंश क्या था? हर्षवर्धन कौन था? है हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? उसने भारत के बारे में अपने कौन से विचार प्रकट किए हैं? हर्षवर्धन का धार्मिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन कैसा था? है हर्षवर्धन एक धार्मिक संरक्षक के रूप में उसकी क्या उपलब्धियां, क्या योगदान थे? इसकी मैं विस्तृत विवेचना 2 भागों में करूंगा। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, वर्धन वंश। प्रिय विद्यार्थियों, वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूत नामक व्यक्ति ने की। वर्धन वंश की स्थापना दिल्ली और हरियाणा के बीच के प्रदेश पर पुष्यभूत नामक व्यक्ति ने की। इसीलिए वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या है? पुष्यभूति वंश। क्लियर? तो वर्धन वंश का अन्य नाम क्या है? पुष्यभूति वंश। इसे पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्यभूत नामक व्यक्ति ने इस राजवंश की स्थापना की। अब प्रिय विद्यार्थियों, पुष्यभूत वंश का एक महान शासक हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। उसकी 3 संतान थी। बड़ा बेटा राज्यपाल, दूसरा बेटा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दूसरा नाम था शिलादित्य और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन की 3 संतान है, राज्यपाल, हर्षवर्धन, राज्यश्री। प्रिय विद्यार्थियों, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात अब शासक कौन बना? अब शासक बना राज्यपाल। है अपनी बहन राज्यश्री की शादी है अपनी बहन राज्यश्री की शादी कन्नौज के मोखरी वंशी शासक ग्रहवर्मा के साथ कराई। राज्यश्री भी बहुत खुशी खुशी अपना पारिवारिक जीवन जी रही थी। चैप्टर क्लोज। इधर शासक बन गया है यहाँ पर थानेश्वर। याद रखना, वर्धनों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर, हरियाणा। अब शासक बन गया राज्यपाल और राज्यश्री की शादी किसके साथ हुई? कन्नौज के मोखरी वंशी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुई। प्रिय विद्यार्थियों, उन दिनों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एक ब्राह्मण शासक था और उस महान ब्राह्मण शासक का नाम था गौड़ शासक शशांक। उस महान शासक का क्या नाम था? गौड़ शासक शशांक। गौड़ शासक शशांक
और मालवा का एक शासक था देवगुप्त, दोनों जिगरी दोस्त थे। मालवा का शासक देवगुप्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा का गौड़ शासक शशांक अच्छे मित्र थे। गौड़ शासक शशांक ने कहा, ये शशांक, ये राज्यपाल से मेरा कोई पुराना हिसाब चुकता करना है ना? तो ऐसा कर, तू कन्नौज पे आक्रमण कर और कन्नौज का जो मोखरी शासक है उसको लगा ठिकाने। मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण किया, राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और ग्रहवर्मा की हत्या करके राजश्री को डाल दिया कन्नौज की जेल में है। और कन्नौज पर अधिकार किसने कर लिया? अधिकार हो गया। अब गौड़ शासक शशांक बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आया और मालवा के देवगुप्त से कहा, वाह मित्र वाह, तू तो जा मालवा। और अब कन्नौज किसके कंट्रोल में है? गौड़ शासक के कंट्रोल में। जैसे राज्यपाल को यह सूचना मिली कि क्या ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई, मेरी बहन राजश्री को कारागृह में डाल दिया गया, इससे राज्यपाल है आग बबूला हुआ, राज्यपाल क्रोधित हुआ। राज्यपाल है अपनी बहन को कारागृह से निकालने के लिए और उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए सीधा प्रस्थान किया कन्नौज पर। राज्यपाल अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। मार्ग में उसे मिला मालवा का शासक देवगुप्त है। राज्यपाल ने देवगुप्त को पकड़ा, एक तलवार डाली उसके अंदर, वो गया सीधा ऊपर है। उसकी हत्या करने के बाद राज्यपाल आगे बढ़ा और उसी समय गौड़ शासक शशांक ने भी जबरदस्त गेम खेला। क्या गेम खेला, क्या छल कपट किया, क्या कूटनीति अपनाई, क्या विश्वासघात किया है। गौड़ शासक शशांक ने कहा, ए राज्यपाल, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तो अहिंसा में विश्वास करते हैं, मैं भला तेरे दामाद को क्यों मारूंगा, मैं भला क्यों मारूंगा, मैंने कोई हत्या नहीं की, वो हत्या उस दुष्ट मालवा के शासक ने की थी, मैंने नहीं किया। अरे अपन दोनों मित्र हैं, ये ले तेरा कन्नौज, मैं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जा रहा हूँ। राज्यपाल बहुत ही सीधा और भोला था। गौड़ शासक शशांक की बहकावे में आ गया। गौड़ शासक शशांक ने उससे बढ़िया खाना खिलाया और पिलाया है। और रात को जब राज्यपाल नींद में सो रहा था, गौड़ शासक शशांक वहां पर आया और शशांक ने कहा, ए राज्यपाल, अब तेरे को भी भेज दूं ऊपर है, तू भी जा ग्रहवर्मा के पास। तलवार डाली, सीधे उसकी अंदर राज्यपाल की हत्या कर दी और राज्यपाल भी गया ऊपर। गौड़ शासक शशांक जोर जोर से हंसने लगा, राज्यपाल भी गया, मालवा का देवगुप्त भी गया, कैसा दोस्त और कैसी बातें हैं। अब कन्नौज किसके कंट्रोल में आ गया? कन्नौज वापस है गौड़ शासक शशांक के नियंत्रण में आ गया। राज्यपाल की हत्या के बाद 606 ईस्वी में छोटा भाई हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन का शासनकाल याद रखना 606 से 647 है। शासनकाल कितना है? 606 से 647। अब हर्षवर्धन बना शासक और हर्षवर्धन के दो उद्देश्य थे। उद्देश्य नंबर 1, हर्षवर्धन का पहला उद्देश्य था अपनी बहन राजश्री को कन्नौज के कारागृह से निकालना और अपने भाई राज्यपाल की मृत्यु का बदला शशांक से लेना। अब हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर रवाना हुआ और हर्षवर्धन ने प्रतिज्ञा की, हे गौड़ शासक शशांक, मैं हर्षवर्धन आज प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मैं इस पृथ्वी को गौड़ विहीन नहीं कर देता है, यदि मैंने पृथ्वी को गौड़ विहीन नहीं कर दिया तो मैं अपने आप को पतंगे के समान जलती हुई अग्नि के हवाले कर दूंगा। गौड़ शासक शशांक ने कहा, वापस बोलना तो हर्ष, क्या कहा, क्या बड़ी बड़ी बातें की, तू मुझे समाप्त कर देगा, इस पृथ्वी को गौड़ विहीन कर देगा और मुझे नहीं मार पाया तो अपने आप को पतंगे के समान
अग्नि के हवाले कर देगा, मतलब आत्मदाह कर देगा, अग्निदाह कर देगा। बहुत बढ़िया हर्षवर्धन, बहुत बढ़िया। तैयारी कर दे, अग्निदाह की तैयारी कर दे। मुझे मारना बच्चों का काम नहीं है हर्षवर्धन। लोग मुझे कहते हैं घोर शासक शशांक। हर्षवर्धन ने कहा ठहर तो सही, मैं आया तो आजा आजा, किसने मना किया, तू आना। अब हर्षवर्धन आगे बढ़ा। हर्षवर्धन जब आगे बढ़ रहा था, है, बीच मार्ग में उसे सूचना प्राप्त हुई, उसकी बहन राजश्री कन्नौज के कारागृह जेल से भागकर विंध्याचल के वनों में चली गई। हर्ष ने क्या, मेरी बहन, अरे अब इस दुनिया में मेरा है भी कौन, मेरे पिता नहीं, मेरी माता नहीं है, मेरी बहन जंगलों में सती होने के लिए चली गई है, मेरे भाई की हत्या कर दी गई, अब इस दुनिया में मेरा रहा कौन। हर्षवर्धन ने अपनी सेना को मार्ग में खड़ा किया, विंध्याचल के वनों में अपनी बहन राजश्री को ढूंढने के लिए गया। हर्षवर्धन बड़ा दुखी हो गया। अब कोई विंध्याचल का जंगल और वन, कोई छोटा सा जंगल तो है नहीं कि फटाफट मिल जाए, बहुत दुनिया भर का लंबा चौड़ा जंगल और पहाड़ी इलाका है। हर्षवर्धन दुखी हो गया, हर्षवर्धन परेशान हो गया कि मेरी बहन गई कहाँ। उसी समय वहां से एक बौद्ध भिक्षु जा रहा था। उस बौद्ध भिक्षु का नाम था दिवाकर मित्र। हर्ष ने कहा, मुनिवर, एक गुरु है, आपने किसी कन्या को यहाँ से वहां जाते हुए देखा क्या। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने कहा, हाँ हाँ हाँ, अभी कुछ क्षण पहले रोती बिलखती बदहास अवस्था में एक कन्या इस दिशा से जाती हुई मैंने देखा है। कि क्या बात कर रहे हो, कब गई, कि कुछ क्षणों पहले। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र और हर्षवर्धन उसी दिशा में चले। हर्षवर्धन ने देखा उसकी बहन ने सती होने के लिए चिता बना दी है, चिता में जलकर है, नीचे आग भी लगा दी है और सती होने के लिए चिता पर बैठने ही वाली थी। हर्षवर्धन भागा भागा गया और अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया है। हर्षवर्धन ने सती होने से बचाया और इस पूरे कार्य में हर्ष की मदद किसने की, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने। हर्षवर्धन अपनी सेना के पास पहुंचा, जोर से चिल्लाया, ए घोर शासक शशांक, मैं आ रहा हूं। तो शशांक ने कहा, कितनी बार कहेगा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अरे आना, मैंने तुझे कब मना किया। घोर शासक शशांक ने भी एक और गेम खेला। उसने क्या गेम खेला, घोर शासक शशांक ने कन्नौज खाली कर दिया और अपने राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चला गया। हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। अब हर्षवर्धन ने कहा, क्या हुआ शशांक, मेरा नाम सुनकर अपने इलाके में भाग गया, मैं तेरे ही इलाके में घुसकर तुझे पराजित करूंगा, मैं आ रहा हूं, अरे आजा आजा, फटाफट आजा है। हर्षवर्धन ने लाख प्रयास किए, लेकिन हर्षवर्धन की हिम्मत नहीं हुई उस ब्राह्मण शासक को हराने की है। इतना महान शासक था घोर शासक शशांक। अब शशांक ने कहा, मेरे पर आक्रमण नहीं कर पाया, मुझे हरा नहीं पाया। वो तूने क्या डायलॉग बोला था, पतंगे के समान अग्नि के हवाले कर दूंगा, तो फटाफट कर, फटाफट कर। ए हर्षवर्धन, एक बात मुझे याद आई। हर्षवर्धन ने कहा, क्या है घोर शासक शशांक, के आपका एक बिहार में बोध गया में एक पेड़ है ना। हर्षवर्धन ने कहा, कौन सा पेड़, अरे वो ना बोध गया में एक पेड़, उस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की है ना, वो पीपल का पेड़, उसे आप है बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधि वृक्ष कहते हो है ना। हर्षवर्धन ने कहा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कहना क्या चाह रहे हो, कि क्या कहना चाह रहा हूं, तूने महायान बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, शर्म आनी चाहिए हर्षवर्धन तेरे को। पहले तू शिव भक्त था और उस बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के प्रभाव में आने से, उसके कहने पर शिव धर्म छोड़कर, शैव धर्म छोड़कर तूने महायान बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, शर्म आनी चाहिए हर्षवर्धन, शर्म है, हिंदू रे। हर्षवर्धन ने कहा, क्या कहना चाहते हो, कि सुन, मैं उस बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा रहा हूं, यदि उससे बचा सके हर्षवर्धन, उससे बचा के दिखा। तेरे को कितना टाइम चाहिए, टाइम तेरे को मैं देता हूं उस पेड़ को बचाने के लिए।
हर्षवर्धन ने कहा उस पेड़ को कटवाना मत, हमारे बौद्धों का वो पवित्र पेड़ है। हर्ष ने कहा, शशांक ने कहा वो पेड़ गया। वाकई में गौर शासक शशांक उस बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया। हर्षवर्धन लाख प्रयासों के बावजूद भी उस पेड़ को कटने से नहीं बचा पाया। प्रिय विद्यार्थियों, आज भी विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि मुकेश जी आप तो कहते हो उस पेड़ को कटवा कर फेंकवा दिया गया है, तो वो पेड़ तो वर्तमान में भी वहां पर है, वर्तमान में पेड़ वहां पर है, लेकिन ओरिजिनल पेड़ नहीं है, उस पेड़ का वंशज है, उस पेड़ का पुत्र है। कैसे सुनना प्रिय विद्यार्थियों, अशोक ने अपने बेटे, थोड़ा फ्लैशबैक में थोड़ा पीछे चलता हूं, मौर्य शासक था अशोक। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो जब वो श्रीलंका गए तो उन्होंने क्या किया, बोध गया में ये जो बोधि वृक्ष था है उसकी डाल है जड़ वगैरह कुछ काट के कहां पर लेके, श्रीलंका में। श्रीलंका के शासक तिस्सर ने उस पौधे को है श्रीलंका में बो दिया और वह पौधा भी क्या हो गया, बड़ा पेड़ बन गया। हर्षवर्धन ने बोधि वृक्ष को कटवा के फेंकवा दिया तो वापस क्या किया गया, श्रीलंका में जो बड़ा पेड़ उग गया था उसमें से वापस उसकी डालों को या जड़ों को जो भी था वहां से लेकर वापस भारत आए। भारत में उसी जगह पर उसे बोया गया और वर्तमान में जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष उगा हुआ है वह ओरिजिनल नहीं, वापस श्रीलंका से लाया गया, वहां पर बोया गया और वह पेड़ इतना बड़ा बना। हर्षवर्धन आग बबूला हुआ। ब्राह्मण शासक शशांक ने कहा, अरे हर्षवर्धन तू कब आ रहा है, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दे। इतना महान ब्राह्मण शासक था गौड़ शासक शशांक, और गौड़ शासक शशांक इतना शक्तिशाली था, हर्षवर्धन बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। जब गौड़ शासक शशांक की बीमारी से मृत्यु हो गई, शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष के शरीर में करंट आया, उसके शरीर में जोश आया। अब उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आक्रमण किया और उससे जीता, लेकिन कब, शशांक की मृत्यु के बाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यहीं तक अध्यापन का कार्य करवाता हूँ। आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी अब मैं आपको कल के वीडियोस में बताऊंगा। मैं मुकेश जोशी, एसरा कॉलेज पाली, इतिहास के व्याख्याता। और प्रिय विद्यार्थियों, एक एक चीज, एक एक लाइन, इसको आप ध्यान से पढ़ते रहना। और इस हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं उनका पूरा श्रेय किसको जाता है, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर श्रीमान जी ताजवीर सिंह राठौर साहब का हार्दिक हार्दिक है आभार, धन्यवाद।